विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार and I am heartily welcome to the class of Hindi. Today we are going to see chapter number 21, क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांतिकारी शेखर, शायद इस नाम से कोई ऐसा भारतीय होगा जो अनजान हो। चंद्रशेखर आज़ाद और उन्हीं के साथ जो कई बातें जुड़ी हुई है उसके उस क्रांतिकारी शेखर की यहाँ पर बात है। तो और इस लेसन में हमें यही समझना है कि देश प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और देश प्रेम व्यक्त होना चाहिए, फिर चाहे वो अपनी भाषा के द्वारा हो, अपने संस्कार के द्वारा हो, अपने मूल्यों के जतन के द्वारा हो। हमारी जो चीज़ है वो हमारे पूर्वजों की चीज़ है। इस चीज़ का पालन करने में हमारा एक आत्मसम्मान है। दूसरे की चीज़ का इस्तेमाल करना या तो उसका अनुसरण करना, ये तो एक प्रकार की कायरता है, या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि का प्रदर्शन है। यहाँ छोटा सा बालक है चंद्रशेखर, जिसके मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि मातृभाषा किसे हम कहते हैं, वो यह है कि जो सबसे पहली सीखी जाती है, जो माँ से हमको सीखने के मिलती है, जो सबसे पहले सीखी जाती है। तो मेरी मातृभाषा क्या अंग्रेजी है? किस प्रकार देश प्रेम को व्यक्त करने के लिए वो बालक मचलता है, उसको मौका नहीं मिलता है कि खुलकर जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन चालू हुआ तो उसमें हिस्सा ले सके। लेकिन फिर भी जब भी उसे मौका मिलता है तो किस प्रकार से वो अपने देश प्रेम को व्यक्त करता है, इसकी बात इस छोटे से लेसन में है। केवल 2 पेज का लेसन है, क्रांतिकारी शेखर का बचपन, और ये एक उपन्यास अंश है। इस उपन्यास के लेखक है, उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी, और ये जो लेसन है वो शेखर एक जीवनी भाग 1 से लिया गया है, उसका अंश है। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। जन्म सन 1911 ईस्वी सन में और निधन सन 1987 ईस्वी सन में हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। अज्ञेय जी इनका तखल्लुस है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन इनका नाम है। अज्ञेय के नाम से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं और कई नाटक भी लिखे हैं। बहुत ही मंझे हुए उपन्यासकार है। हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार के रूप में इनका एक अनूठा स्थान है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्या कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अंडरलाइन करके याद रखना, प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय जी। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है।
भारतीय साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम इत्यलम इति प्लस अलम, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरे वो करुणा प्रभामयी उनके प्रमुख काव्य कृतियां है। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। यानी शेखर का जो जीवन दर्शन ये उपन्यास जो है, उपन्यास, और वैसे देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का जीवन भी क्या था, स्वातंत्र्य की खोज पर ही लक्षित हुआ था। वह लील पर चलने वाला नहीं है, यानी इसमें कोई कल्पनाओं की भरमार नहीं है। ये तो एकदम वास्तविक जो घटना है उसके इर्द गिर्द लेखक ने इस उपन्यास की रचना की है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वे ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज का चाहक, वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती, बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। अब हम इस लेसन को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए उपयोगी यही है कि हम भी अपनी जो स्वदेश की भावना है उसको ज़्यादा दृढ़ बनाए इस लेसन को पढ़कर। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। तो असहयोग आंदोलन आप जानते हैं शुरू हुआ था 1920 के दरमियान। तो वह असहयोग की एक लहर आई, यानी पूरे देश में असहयोग आंदोलन फैल गया। पूरा देश उसमें बह गया। सब लोग उस आंदोलन में भाग लेने लगे। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगे। मैंने शेखर भी अपने आप को उस आंदोलन का हिस्सा बनाने चाहता था, उस आंदोलन में हिस्सेदारी लेना चाहता था, पर वो नहीं बह पाया। तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति कि जब पूरी तरह से हम मान लो स्विमिंग करना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं, लेकिन तैर नहीं पाते, तैरना नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पानी में बैठते हैं कि जहां पर हम डूबे भी नहीं और हाथों से पानी को पीछे धकेलते रहते हैं और मन ही मन में कुछ तैरने जैसा आनंद जो तैरने से जो मिलता है उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी शेखर की बहुत इच्छा थी कि वो असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले, परंतु वह ले नहीं पाया। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती। अभी यानी असहयोग आंदोलन का एक मूल ये भी एक था उसमें हिस्सेदारी करने की एक तरीका ये भी था कि हम विदेशी कपड़े का बहिष्कार करें। आप जानते हैं ये सब विदेशी कपड़े का बहिष्कार उस समय होता था। क्यों होता था आप सोशल पढ़ चुके इसलिए कारण भी जानते हैं। तो शेखर ने भी विदेशी कपड़े उतार, शेखर अभी छोटा है, ये तब की बात है जब शेखर छोटा है और तो भी उसके मन में देश भावना इतनी है कि उसने भी विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। उसके पास 2-4 मोटे देशी कपड़े थे, वही वो पहनने लगा। अब इतने ही सिर्फ कपड़े थे इसलिए वो पहनकर बाहर तो नहीं जा सकता था। उसके पास और ज़्यादा कपड़े थे नहीं, इसलिए उसने बाहर घूमने फिरने जाना भी छोड़ दिया। छोटे बच्चे की देश भावना कितनी प्रबल होगी ये हमको इस पहले पैराग्राफ से पता चलता है। और प्रायः
दोपहर को ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा रह जाता। वहाँ से क्या होता, जुलूस निकलता और वो जुलूस की जो सम्मित यानी कुल मिलाकर जो एक पुकार थी वो पहुँचती। जुलूस निकालते थे लोग, नारे लगाते थे। वही नारा वहाँ जब उसके कानों तक पहुँचता, कौन सा नारा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो गांधी का बोलबाला होना मतलब क्या, अति प्रसिद्ध होना, और मुंह काला एक मुहावरा है। बोलबाला होना मतलब भी अति प्रसिद्ध होना, यह भी एक मुहावरा है, और मुंह काला होना मतलब बदनाम होना या तो लज्जित होना। तो ये पुकारते, ये नारा पुकारते लोग जो है गुजर रहे थे, और उस नारे को ले शेखर घर से बाहर जाकर आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकता है, इसलिए वो खिड़की के पास पहुंच जाता है और ये नारा सुनता है। और तब उसके प्राण पुलकित हो उठते थे मतलब एकदम से वो खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था ये नारा सुनकर, और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह नहीं जा सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसको कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। घर से आंदोलन में हिस्सा लेने की कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए, और वो छोटा भी था, इसलिए वो घर से बाहर जाकर आंदोलन में हिस्सा न ले सकता था। खाली अपने घर में पास खिड़की के पास खड़ा वो नारा पुकारता रहता था। और ये जो अंकुश था कि आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना है, ये अंकुश ही उसे कुछ ना कोई और मार्ग ढूंढने के लिए कि किस तरह से वो इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दे सके, वो मार्ग ढूंढने के लिए उसे प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। अब ये जो घटना बनती है उसका विवरण आया है। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे में बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों से विदेशी कपड़े बटोरे माने इकट्ठे किए और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया, क्योंकि विदेशी कपड़े आप जानते थे बहिष्कार करना था, ना केवल बहिष्कार करना था, उसको जला देने थे। तो लेखक यहाँ शेखर ने भी, जब घर में और कोई नहीं था, माँ एक बड़े से रूम में कोठे में बैठी हुई थी, घर के सब कमरों से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे खुली जगह पर ढेर लगा दिया। फिर लैंप पे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। जो माने पहले तो इस तरह से लाइट नहीं थी, इसलिए लैंप रहते थे जो घासलेट से चलते थे, मिट्टी के तेल से चलते थे, केरोसिन से चलते थे। तो सब लैंप उससे वो लाया और उससे से मिट्टी का तेल उस कपड़ों पर उड़ेला, क्योंकि तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। मिट्टी के तेल का जो पीपा था कि जिसमें उसे तेल मिल सकता था, लेकिन वो नौकर के पास था, इसलिए वो वहाँ जा नहीं पाया। इसलिए उसने घर से जो लैंपे मिले उस लैंपों में से तेल निकाल कर उस कपड़ों पर, विदेशी कपड़ों पर उड़ेल दिया और फिर आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे। क्या हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विदेशी जो सफ़ेद चमड़ी वाले होते हैं उनके गाल बहुत लाल लाल होते हैं। तो यहाँ पर भी जब शेखर ने ये काम किया कि घर के सभी विदेशी कपड़े इकट्ठे किए, उनका ढेर लगाया, उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला और उसमें आग लगा दी, तो माँ को जब ये पता चला तो दौड़ी आई और शेखर के गाल पर इतने तमाचे मारे कि गाल लाल लाल हो गए और मार के कारण जलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया था। वो जो विदेशी कपड़ों का ढेर था वो राख में परिवर्तित हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी है
कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी भी सीख रहा है। उसकी पहली आया विदेशी थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा भी देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को मैं बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से हिंदी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यास को दूर करने लगा। तो इस तरह से मातृभाषा के प्रति जो उसका प्रेम था वो बाहर आने लगता है। इस प्रकार स्वदेश के प्रति उसकी जो भावना है, स्वदेश के प्रति जो उसका आत्माभिमान है, वो भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अंग्रेजी तो वो जहाँ तक जानता है उसे भी मालूम है कि अंग्रेजी तो देसी भाषा है ही नहीं, और उसके मन में तो विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। वो ये भी समझने लगा था कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व नहीं, आतंक भरा हुआ है। हम विदेशी को देखकर एकदम कौन जाने इतने आतंकित हो जाते, इतने भय में आ जाते हैं मेरा। वरना क्या मजाल की 2-5 हजार अंग्रेज यहाँ पर 250 साल तक राज करे, 42 करोड़ की जनता पर मुट्ठी भर अंग्रेज राज करते रहे। कारण क्या था? हम उन्हें देखकर, उनको सुनकर आतंकित हो जाते थे, भय से कांपने लगते थे, और नतीजा हमने इतने सालों की गुलामी झेली। आज भी उसके प्रमाण मिलते ही है। खैर, उसके बाद अब यहाँ पर हम नहीं करेंगे। लेकिन शेखर को ये पता चल गया कि इस तरह से हमारे जो उसकी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व है, और इसीलिए उसने उसको दूर करने का प्रयत्न किया। उसे पुरानी बातें भी याद आई कि उसके पिता उसके भाइयों के साथ उसको अंग्रेजी में बोलने को कहते। उसके ये भी समझ में आया था कि उसको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी पर उसका अच्छा खासा प्रभुत्व बोल सकता है, लेकिन हिंदी की जो उसकी अपनी मातृभाषा है वो उसको अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी जो अंग्रेजी ही बोलती थी। अब इस आया का मतलब आप जानते हैं, जो बच्चे की देखभाल करती है उसे आया कहते हैं। तो वो ईसाई आया के संपर्क में रहा, इसलिए वो अंग्रेजी बोलती थी। तो अंग्रेजी के संस्कार शेखर में भी मूल कर गए थे। उसका पहला गुरु, यानी जो पढ़ाने का काम करता था, जिसके साथ शेखर दिन भर बिताता था, वो एक अमेरिकन मिशनरी था। वो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं था, बस दिन भर अंग्रेजी बोलता रहता था, और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी की शिक्षा शेखर को मिलती रहती थी। जब शेखर ने यह सोचा कि यदि यही मातृभाषा वह है कि जो हम सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि मातृभाषा का एक अपना प्रभाव होता है जो बच्चा माँ के पास से सीखता है, तो उस लिहाज से देखने जाए तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा हुई, क्योंकि वो सबसे पहले अंग्रेजी बोलना सीखा। और इस बात से उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का पहुंचा। अंग्रेजों ने यही काम किया था, मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर दाखिल की, क्योंकि हम स्वभाषा में अपनी अस्मिता को बढ़ाए, ऐसा कुछ पढ़ ना सके। विदेशी पढ़े और विदेशी के गुणगान गाए, हमारा आत्माभिमान ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट हो जाए, तभी तो कोई व्यक्ति गुलाम रह सकता है ना। इतने सारे गुलाम हम रह सके इतने सारे साल, इसका कारण यही था कि उन्होंने मातृभाषा में शिक्षण बंद करके अंग्रेजी शिक्षण को बढ़ावा दिया, और इसके कारण हम गुलामी में और धंसते ही धंसते चले गए। लेकिन शेखर यहाँ पर ऐसा नहीं है। शेखर के आत्माभिमान को इससे बहुत सख्त धक्का पहुँचा, और वो सोचने लगा कि जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को मैं माँ कहने को बाध्य हूँ। बाध्य होना मतलब विवश होना। उसी दिन उसने बड़ी लगन से हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया, और अब जानबूझकर अपने बातचीत से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा,
अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। अब हम आगे देखते हैं। तो उसने इस तरह से स्वदेश में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई। दो रूप से हम देख सकते हैं। एक तो उसने विदेशी कपड़ों की होली की, भले चाहे घर के कपड़े जलाए लेकिन विदेशी कपड़ों की होली की। दूसरा, उसने अभी अंग्रेजी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और हिंदी बड़े चाव से पढ़ना शुरू किया। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजा थी, इसलिए उससे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों के त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक प्रारंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, ये उसके नाटक का नाम है, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर को प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। तो दूसरा उसने प्रयत्न किया हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एक उसने नाटक लिखना चालू किया हिंदी में। कौन सा नाटक? स्वाधीन भारत का विराट स्वप्न। उसने मात्र एक नाटक देखा था, वो था सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो उसमें जिस तरह से नाटक लिखा जाता है उसकी प्रस्तावना जो बनती है उस ज्यों की त्यों उठा ली और उसके बाद उसने अपना नाटक रचा, जिसमें स्वाधीन भारत है, स्वाधीन भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी है और सिद्धि के लिए दो साधन बताए गए हैं, वो है अनवरत कताई और बुनाई माने खादी काम, फिर दूसरा विदेशी माल और मनुष्य का संपूर्ण परित्याग करना और अहिंसा का पालन करना। प्रत्येक गाल पर दूसरा गाल, प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे करना मतलब अहिंसा का पालन करना। तो इस तरह से उसने एक नाटक लिखा जिसका नाम है स्वाधीन भारत का विराट स्वप्न, हिंदी में लिखा। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया, क्योंकि खुद का लिखा हुआ नाटक था, हिंदी में लिखा हुआ था, किसी के हाथ यदि लग गया तो कुछ दूसरा परिणाम आ सकता है। इसलिए उसने उसकी एक प्रतिलिपि, दूसरी लिपि तैयार करके अपने पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दी। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अब भी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं दिखाया। और हर समय जब जहां वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूं, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत का उस चित्र का मैंने। अब दूसरे एक प्रसंग की बात आती है जब शेखर और उसके पिता कहीं बाहर जा रहे हैं। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। शेखर उसके पिता के साथ कहीं बाहर जा रहा था। बांकीपुर रेलवे स्टेशन है जहाँ वेटिंग रूम में सामान रखा हुआ है और वे बाहर टहल रहे। शेखर आगे है और पिता उसके पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? एक लड़का उन्मुख होकर माने सामने आकर शेखर के मुख के सामने मुख कर कर बोला। अंग्रेजी में पूछा उसने। क्या पूछा? तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था।
मैंने पहले कहा ना कि एक अंग्रेजों का इतने आतंक था हम पर, हम उसी उसके समान बनना चाहते थे। हमारा आत्माभिमान तक हमने खो दिया था, एक हिंदुस्तानी होने की पहचान तक हमने खो दी थी। और ये बालक भी उसी का नज़ारा है कि वो अंग्रेजी सूट में पहना हुआ है, उसके सर पर अंग्रेजी टोपी है और स्वर में अहंकार भी है, और अंग्रेजी में पूछ रहा है लेखक शेखर से। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, क्योंकि अब उसको विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। इसलिए उसको यह प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, क्योंकि वह बच्चा अंग्रेजी में प्रश्न पूछकर शायद ये बताना चाहता था कि वो शेखर से ज़्यादा अंग्रेजी जानता है और अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता है। तो इस अहंकार का प्रदर्शन था, इसलिए शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करने में वह झिझकता था। पिता का शायद रोब उतना उस पर होगा प्रभाव कि पिताजी की उपस्थिति में अपना मुंह खोल नहीं पाता था। इसलिए एक तो प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया, और दूसरा इसलिए कि पिता पीछे थे, इसलिए वो झिझक रहा था बोलने में। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, वह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? यानी उसने अपना नाम बताया इंग्लिश में कि माई नेम इज सो एंड सो डैश, डू यू गो टू स्कूल? लेखक ने यहाँ अनुवाद भी दिया है, मेरा नाम है डैश करके, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता, हिंदी में देता, कुछ उत्तर देता यदि पिताजी न होते तो। उसके मन में यह संदेह भी उठ रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। शेखर ने घृणा से देखा, क्योंकि वो लड़का झूठ मूठ का रोब जानने के लिए कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें दोहरा रहा था। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? क्रुद्ध माने क्रोधित स्वर। तो क्रोधित स्वर में शेखर से उसके पिता ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। शेखर को और भी चिढ़ चढ़ी पिता ने जब ऐसा कहा, इसलिए वो शायद बोलता, लेकिन अब और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया, क्योंकि दोनों ओर से गुस्ताखी थी। यदि वो उत्तर देता किसी तरह का कि जो उसे अभिप्रेत था कि मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं उत्तर दिया, तो भी पिताजी मारते, और यदि न देता तो भी मारते। लेकिन ट्रेन आ गई, इसलिए शेखर इस गुस्ताखी से बच गया। गुस्ताखी माने किसी प्रकार का कुछ बुरा काम करना। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। तो यहाँ पर ये जो लेखक है कि बचपन से ही शेखर के मन में देश के प्रति कैसी भावना थी, कितना देश प्रेम था उसके मन में, ये हमको देखने को मिलता है। ये लेसन शेखर एक जीवनी उपन्यास पहला भाग से लिया गया है। इसके कुछ एक शब्दार्थ और टिप्पणी आपको दी गई है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। लेकिन ख़ास तौर पर जिस तरह से मैंने कहा कि हमको ये याद रखना है कि आज के समय में अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ज़माना बदल गया है। हम अवश्य इसका स्वागत करते हैं कि हम अंग्रेजी जानें, और इसीलिए शायद अंग्रेजी मीडियम की शाला में पढ़ भी रहे।
लेकिन हमारी मातृभाषा और हमारी राष्ट्रभाषा का हमें एक गौरव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है। मैं केवल इतनी सी बात और इतना सा ही आपसे सहकार की अपेक्षा रखकर यहाँ पर रुकता हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे मेरा। और इफ़ यू कैन बेटर यू कम टू स्कूल and join the physical class, that will be far better here। मैंने यहाँ पर पूरा प्रयत्न किया है कि आपको मैं अच्छी ढंग से समझा सकूँ लेसन को, और आशा रखता हूँ कि यदि आप स्कूल में ना आए तो ये वीडियो सुने, लेसन को बराबर पढ़े, और प्रश्नोत्तर जो मैंने PDF के माध्यम से भेजे उसको आप अपने CW में लिख लें और याद भी कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।